हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 11 की केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये दो अभिक्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। मीन्स ये दो अभिक्रियाएं, नंबर 1 रिडक्शन और नंबर 2 ऑक्सीडेशन, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। मीन्स कि एक ही रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीकरण और अपचयन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है तो वो कहलाती है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया को समझने से पहले हमें समझना होगा अपचयन और उपचयन। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो अपचयन और उपचयन जो होता है वो किसका होता है? वो होता है रासायनिक पदार्थों का। और रासायनिक पदार्थों के उपचयन और अपचयन को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि कोई भी रासायनिक पदार्थ है, उस पदार्थ की संयोजकता क्या है। तो संयोजकता को समझाने के लिए सबसे पहले हमें उस तत्व का नाम, उस तत्व का परमाणु क्रमांक, उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की आवश्यकता भी होगी। तो सबसे पहले अपन बेसिक से प्रारंभ करते हैं कि इस रिडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए हमें पहले पदार्थ जिससे मिलकर बना होता है, तो हम जानते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ जो वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी थी या मॉडल दिए थे, उसके आधार पर परमाणु की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। और परमाणु की जो संरचना है उसके बारे में सबसे पहले थॉमसन ने बताया था, उसने अपना मॉडल दिया था। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। तीसरा मॉडल दिया था नील्स बोर ने। तो नील्स बोर ने जो मॉडल दिया था उसका मैं एक पॉइंट उठा रहा हूं। तो परमाणु की संरचना जो है उसके अपन अंदर बात करें तो परमाणु की संरचना में जो केंद्रीय भाग होता है बिल्कुल बीच का, उसे कहते हैं अपन नाभिक, न्यूक्लियस। और नाभिक के बाहर ये निश्चित वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं को कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर नाम दिया गया है। तो इस तरह से परमाणु की संरचना में दो भाग हुए। पहला नाभिक मीन्स केंद्रीय भाग, और दूसरा बाह्य भाग। बाह्य भाग को हमने क्या नाम दिया? ऊर्जा स्तर, कक्ष या कोश। और
इस नाभिक की अगर अपन बात करें तो इस नाभिक में दो अब परमाणु कण उपस्थित होते हैं, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम जानते हैं कि प्रोटॉन जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज युक्त होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, तो न्यूट्रॉन को कहते हैं अपन आवेश रहित। तो प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो अगर अपन नाभिक को उठा के यहाँ रखें और इसमें कहें कि इसमें क्या उपस्थित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है, तो प्रोटॉन के कारण कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, न्यूट्रॉन के कारण कुछ आवेश नहीं है। तो प्रश्न ये अगर ये पूछा जाए कि नाभिक पर कौन सा आवेश है, तो प्रोटॉन के धनावेश के कारण नाभिक भी कैसा होता है, धन आवेशित होता है। अब हमने यहां से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर उपस्थित आवेश के आधार पर हमने ये कहा कि नाभिक धन आवेशित होता है। तो नाभिक कैसा हुआ, धन आवेशित। और बाह्य स्तर जो है, बाह्य भाग जो है, ऊर्जा स्तर कक्षा कोष, इसमें कौन उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किससे लिखते हैं, ई से। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव। तो नाभिक पर आवेश है पॉजिटिव, और जो बाह्य कक्ष है या कोष है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा आवेश है, नेगेटिव। तो थॉमसन ने कहा, थॉमसन ने हमसे ये बात कही थी कि जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेशित कण धसे हुए होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो मैं इसी बात को उठाऊंगा कि थॉमसन ने कहा था कि धन आवेश की मात्रा ये ऋण आवेश की मात्रा के बराबर होती है। अर्थात अगर अपन धनावेश को कहें प्रोटॉन, तो ये किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। और जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है तो परमाणु उदासीन होता है। तो परमाणु की उस उदासीनता को किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया, थॉमसन के द्वारा। तो इस आधार पर हमने देखा कि नाभिक पर धनावेश है और बाह्य भाग कैसा है, ऋणावेशित है, लेकिन धनावेश की मात्रा ऋणावेश की मात्रा के बराबर है। मीन्स प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, इसलिए परमाणु कैसा है, उदासीन है। तो किसी भी परमाणु की अगर अपन बात करें, हम 1 से 118 तत्व तक जो खोजे जा चुके हैं उनका अध्ययन करते हैं और उनके बारे में एक ही बात कहते हैं कि ये तत्व कैसे हैं, उदासीन हैं। तो उदासीन क्यों कहते हैं अपन, क्योंकि उनमें जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मीन्स प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। तीसरी बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा वो है कि परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हैं अपन, जेड से। एटॉमिक नंबर क्या मतलब होता है परमाणु क्रमांक का, परमाणु के नाभिक में उपस्थित
स्थित प्रोटॉन की संख्या, ये क्या कहलाता है? जेड, परमाणु क्रमांक। तो अगर अपन कहें कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? पी, तो इसका मतलब ये हुआ P बराबर जेड या जेड बराबर P। मीन्स परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का वो किस पर निर्भर करता है? प्रोटॉन की संख्या। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल के रूप में कहा कि कोई भी तत्व X जिसमें प्रोटॉन की संख्या 5 है, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 5 ही होगा। तो इसलिए हमने कहा प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर है, P बराबर जेड, या उल्टा भी कह सकते हैं जेड बराबर P। तो हम जानते हैं कि एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो यहां मैं बात कर सकता हूं किसके लिए? एक उदासीन परमाणु के लिए। तो एक उदासीन परमाणु की जब हम बात करें तो उसके लिए अपन कह सकते हैं Z बराबर P बराबर E, यानी कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि जब आप किसी भी तत्व, जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं, कार्बन का प्रतीक होता है C। तो यदि अपन कहें कि कार्बन का परमाणु क्रमांक, किससे लिखते हैं परमाणु क्रमांक को? Z से। Z कितना है? 6 है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कि एक उदासीन परमाणु के लिए Z बराबर P बराबर E। तो Z कितना है? 6। तो 6 कब बराबर होगा? जब P भी कितना होगा? 6 और E भी कितना होगा? 6। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक उदासीन परमाणु की बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अब मैं आपको परमाणु की संरचना समझा रहा था। परमाणु की संरचना में मैंने आपको 2 भाग बताए। ये भाग कौन सा कहलाता है? नाभिक। और ये जो भाग है 1, 2, 3 और ये 4, ये कहलाता है बाह्य भाग। और इस बाह्य भाग को अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर, कोश या कक्ष। अब नील्स बोर का यदि मॉडल देखें तो यहां नाभिक के बाहर ये जो पहला ऊर्जा स्तर है इसको कहते हैं अपन प्रथम कोश। और इस प्रथम कोश का उसने नाम भी बताया था, नाम होता है इसका K। और कोश की संख्या को किससे लिखा जाता है? N। N बराबर होता है कोश की संख्या। तो ध्यान से देखिए, यहां पर नाभिक के बाहर पहला ऊर्जा स्तर और पहले ऊर्जा स्तर का क्या नाम रखा? प्रथम कोश। प्रथम कोश का क्या नाम है? K। और कोश की संख्या को किससे लिखते हैं? N से। यहां लिख सकता हूं प्रथम, N बराबर कितना है? 1। इस तरह से नाभिक के जैसे दूर चलते हैं तो दूसरा वृत्त आपको दिख रहा है, तो इसे क्या कहते हैं अपन? इसे कहेंगे दूसरा कोश। और दूसरे कोश का नाम क्या है? L। और L के लिए N बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा कोश? तीसरा कोश।
और तीसरा कोष क्या कहलाता है, n। तो इसके लिए n बराबर कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह यहाँ बात करेंगे तो ये कौन सा कोष, चौथा कोष, किससे लिखते हैं, n से। ये हो जाएगा n बराबर 4। तो इस तरह से नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में केंद्रीय भाग से जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार कक्षाएं हैं, उनका नामकरण किया और नामकरण के बाद उनका नंबर दिया। जैसे हमने कहा नाभिक के बाहर, जैसे ही आप बाहर जा रहे हो तो पहला जो वृत्ताकार गोला आपको दिखाई दे रहा है, नाम क्या उसका, प्रथम कोष के, और इसके लिए n बराबर कितना है, 1। n का मतलब मैंने आपको बताया कोष की संख्या। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये छोटा सा बेसिक जब अपन पढ़ेंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे तत्व 1 से लेकर 118 जो तत्व है अपनी आवर्त सारणी में, उनमें से 1 से लेकर 30 तत्वों के बारे में हम बताएंगे। और ये जो तत्व है, इन तत्वों में यहाँ किसके बारे में बात करेंगे अपन, Z किसके बराबर है, P, और P किसके बराबर है, E। E मीन्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम बात करेंगे उस परमाणु की या किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम किसी तत्व की संयोजकता के बारे में बताते हैं। और जब हम किसी तत्व की संयोजकता के बारे में बताते हैं तो संयोजकता के आधार पर ही हम उस अभिक्रिया के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में बताते हैं। मीन्स जब तक हमें तत्व की संयोजकता का पता नहीं होगा, जब तक हमें उसकी संयोजकता निकालनी नहीं आएगी, तब तक हम रिडक्स अभिक्रिया को समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, ये हमने एक बात बताई। अब मैं आपको इसमें एक और चीज की तरफ लेके चलता हूं। जैसे आपने एक परमाणु की संरचना बनाई और इस परमाणु की संरचना में केंद्रीय भाग कौन सा है, नाभिक, और नाभिक के बाहर ये आपने पहला गोला बनाया। तो क्या नाम हो गया इसका, प्रथम कोष। ये आपने दूसरा गोला बनाया, क्या नाम हो गया इसका, दूसरा कोष। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि नाभिक के सबसे बाहर कौन सा कोष है, तो आप क्या कहोगे, नाभिक के सबसे बाहर कोष है n बराबर 2, और इसका नाम क्या है, L। तो कौन सा कोष हो गया, L कोष। ये कौन सा कोष कहलाएगा, ये कहलाएगा बाह्यतम कोष। तो यहां मैं आपको एक परिभाषा बताना चाह रहा हूं कि किसी परमाणु के नाभिक के सबसे बाहर या सबसे दूर स्थित कोष को बाह्यतम कोष या संयोजी कोष कहते हैं। तो नाभिक अगर अपन कहें तो इससे दूरी ये है, लेकिन इस नाभिक से ज्यादा दूरी पर कौन है, ये है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा बाह्यतम कोष। और कोष का क्या नाम है, दूसरा नाम है संयोजी कोष। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल। तो परिभाषा क्या निकली अपनी, कि नाभिक के सबसे बाहर या सबसे दूर स्थित जो वृत्ताकार कक्षा है या कोश है, उसी को बाह्यतम कोश या संयोजी कोश कहते हैं। और इस संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अभी मैंने आपको बताया संयोजी कोश किसे कहते हैं। तो संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे
यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ये आपको पता है, यहाँ मैंने आपको बता दिया कि बाह्यतम कोश क्या कहते हैं, इसे ऊर्जा स्तर कक्षीय कोश कहते हैं, जिसमें कौन उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। तो हमने कहा यहाँ का बाह्यतम कोश है और इसमें क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इन इलेक्ट्रॉनों का नाम क्या है, जो कहाँ उपस्थित है, सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित है। तो बाह्यतम कोश है, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं अपन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अपन ने कुछ बातें पढ़ी। पहली बात क्या है कि परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। और जब परमाणु उदासीन होता है तो एक उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। दूसरी बात हमने पढ़ी एक परमाणु की संरचना के बारे में की। दूसरी बात कौन सी है, परमाणु की संरचना। ये परमाणु की संरचना में केंद्र में नाभिक होता है और बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है उन्हें कोश या कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, सभी में इलेक्ट्रॉन है जो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। पहला कोश K कहलाता है, इसके लिए n बराबर 1 होता है। दूसरा कोश L कहलाता है, तीसरा M कहलाता है, चौथा N कहलाता है। इसी तरह हम बात करें तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, तीसरी, किसकी, बाह्यतम कोश या संयोजी कोश की। तो मैंने आपको बताया कि नाभिक के बाहर जो सबसे दूर स्थित वृत्ताकार कक्षा है उसी को क्या कहते हैं, बाह्यतम कोश कहते हैं। और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। या बाह्यतम कोश में उपस्थित या संयोजी कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों का नाम क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको चौथी बात जो बताने जा रहा हूं वो भी सिंपल सी बात है कि ये जो कोश है इन कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित है। जैसे अगर अपन किसी विद्यालय में बात करें तो विद्यालय में यदि किसी कक्षा में प्रधानाचार्य या स्कूल की व्यवस्था ने फिक्स कर रखा है कि मैं इसमें इतने ही बालक बैठाऊंगा, तो यदि अगर अपन बात करें कि उस मान लीजिए पहली कक्षा उसमें 20 बालक बैठेंगे, तो अधिकतम जो क्षमता है पहली क्लास में बैठने की वो कितनी है, 20। मीन्स 20 से कम बालक तो उसमें बैठाए जा सकते हैं, लेकिन 20 से अधिक बालक उसमें बैठाए नहीं जा सकते। तो यदि हम उसको अप्लाई करें तो अपन बच्चों को माने इलेक्ट्रॉन, बच्चों को क्या माने, इलेक्ट्रॉन, और उनकी कक्षा माने कौन सी, पहली। तो उस पहली कक्षा में अपन एक निश्चित या अधिकतम इलेक्ट्रॉन निश्चित संख्या में ही भर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं भर सकते। उससे यदि कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि हम एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो किसी परमाणु के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² सूत्र से ज्ञात करते हैं। 2n² सूत्र से ज्ञात
यदि अपन 2n स्क्वायर सूत्र को अप्लाई करें यहाँ पर, तो प्रथम कक्षा का नाम बताइए के। तो के लिए n बराबर कितना होता है 1। तो यदि हम बात करें पहली कक्षा या पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या करेंगे 2n स्क्वायर सूत्र लगा देंगे। जहां मैंने आपको बताया n का मतलब क्या होता है कोश की संख्या, तो इसका रखेंगे आप 2 गुणा 1 की घात 2। तो 2 गुणा 1 की घात 2 कितना होता है 2 एकम 2। तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको पहली कक्षा कौन सी है के, और के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब अपन बात करें इसी तरह से दूसरी कक्षा की, तो देखिए तो दूसरी कक्षा के लिए हमने क्या नाम रखा है एल। इसके लिए कितना हो गया 2। तो यहाँ मान रखिए 2 गुणा 2 की घात 2, 2 गुणा 2 की घात 2 कितना हो गया 2 की घात 2 4, और कितना हो गया 4 दूनी 8। तो यदि अपन बात करें n बराबर 2 l, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें 8। इसी तरह हम बात करें तीसरी कक्षा, तो कौन सी है m। इसके लिए n बराबर कितना हो जाएगा 3। तो 2 गुणा 3 की घात 2, और 2 गुणा 3 की घात 2 का मतलब 3 किया 9, और 9 दूनी 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए n बराबर 3 m, और कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसी तरह अपन बात करेंगे कौन सी कक्षा की, चौथी कक्षा n। तो इसके लिए n बराबर कितना हो गया 4। तो 2 गुणा 4 की घात 2, तो 4 चौकू 16, कितने हो गए 16 गुना 30। तो n बराबर 4 रखेंगे, तो चौथे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। तो इस तरह से अगर हम कहें पहले कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 भर सकते हैं। दूसरे कोश में अधिकतम कितने भर सकते हैं 8। तीसरे में कितने भर सकते हैं 18। चौथे में कितने भर सकते हैं 32। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन जो कोश हैं उनमें निश्चित संख्या में भर सकते हैं। इस सूत्र के माध्यम से 2n स्क्वायर सूत्र के माध्यम से, या 2n स्क्वायर सूत्र के द्वारा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो k में आता है, k के बाद l में आता है, l के बाद m में, और फिर n में। यानी कि कोई भी स्टूडेंट जब प्रवेश लेता है तो पहली कक्षा में लेता है, पहली कक्षा पास करके दूसरी कक्षा में जाता है, फिर तीसरी में जाता है, फिर चौथी में। तो इसी तरह से यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो सबसे पहले कौन सी कक्षा में जाएगा पहली में, फिर जाएगा दूसरी में, फिर जाएगा तीसरी में, और फिर जाएगा चौथी में। ये टॉपिक मैं आगे बढ़ाऊंगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसके नोट्स बना सकें।